Welcome back to our third and the final part of this chapter. Chapter 16 State Government. This is Gujarat Board Grade 7 chapter. We have already finished two of its parts. The state government is formed in three parts: legislature, executive, and the judiciary. So, we have already covered the legislature in part 1, the executive in part 2, and this is the third and the final part where we will cover the state judiciary. Judiciary, what is the meaning of this word? Okay, आपने word सुना होगा judge. जज ने फैसला दे दिया, जज ने ये कहा. सो व्हाट इज जुडिशियरी इज लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कोर्ट सिस्टम जो से स्टेट के अंदर होता है, जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, पुलिस सिर्फ चोर को पकड़ती है, पुलिस उसे सजा नहीं दे सकती, उसको सजा देने का काम होता है, कोर्ट का काम होता है, जज का काम होता है. तो जुडिशियरी के स्टेट के अंदर अपनी हर स्टेट का अपना एक अलग जुडिशियरी होता है. सिस्टम सबका एक है लेकिन जुडिशियरी स्टेट की अलग अलग होती है. एंड एवरी स्टेट उसका अपना एक सेटअप है. लेट्स हैव अ लुक विच एवरी स्टेट हैज टू फॉलो. Every state in India has a high court. The High Court of Gujarat was established on 1st May 1960 in Ahmedabad. The High Court of Gujarat is in Ahmedabad. The Chief Justice of the High Court is appointed by the President on the advice of the judges of the Supreme Court. So here we will not see interference from any Chief Minister or anybody else. This is directly handled by the President and the judges of the Supreme Court. So in every state of India there is a High Court. Okay. अब गुजरात स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1 मई 1960. एंड वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन अहमदाबाद. जो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, जो चीफ जज होते हैं, काफ़ी सारे जजेस होंगे हाई कोर्ट में, एक नहीं होते तो, लेकिन जो मेन पर्सन है, जो सबसे हेड है, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको देश के जो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट हैं वो खुद अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो अकेले डिसाइड नहीं कर पाते, तो वो एडवाइस लेते. किससे एडवाइस लेते हैं? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो देश के, हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, मेन कोर्ट है, उससे ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं देश के अंदर. वहाँ के जो मेन जजेस हैं वो डिसाइड करते हैं कि हर स्टेट के अंदर का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो कौन बनेगा. नाउ व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ दिस जुडिशियरी इन द स्टेट? टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन. उनका मेन काम क्या है कि उस स्टेट के अंदर के जो नागरिक है, सिटीजन्स है, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको सेफ्टी देना. किस चीज़ की? राइट्स ऑफ द सिटीजन. आपने हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में याद रखो, वो 6 फंडामेंटल राइट्स: राइट्स टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन. ऑल दीज राइट्स जो हमारे सिटीजन्स को मिले हुए, उनको देखना है, मेक श्योर करना है कि ये राइट्स हमारे स्टेट के अंदर फॉलो हो रहे हैं या नहीं. रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स अपील्स. जब सिटीजन्स किसी बारे में हाई कोर्ट में कोई कब जाता है? जब छोटी कोर्ट्स में उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे न्याय नहीं मिला, सही नहीं हुआ ये, तो वो हाई कोर्ट में जाते हैं, तो फिर अपील करते हैं. अब उसको क्या कहते हैं कि अपील करना. अब अपील जो करते हैं उसका उसको वापस से खोलना है केस को कि क्या हुआ, चलो बताओ, पूरी प्रॉब्लम वापस से समझाओ, अब हम देखेंगे. द हाई कोर्ट हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस. तो वर्डिक्ट यानी कि फैसला हो चुका था, किसने दिया? नीचे वाली जो स्मॉलर कोर्ट्स थी, डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स थी, उसमें सिविल प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्रिमिनल प्रॉब्लम्स हो सकती है. सिविल प्रॉब्लम्स में क्या आता है? ज़मीनों को लेकर लड़ाई झगड़ा, मैरिजेस को लेकर लड़ाई झगड़ा, या कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ हो, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं. जो या बिजनेस पार्टनर्स के बीच में कोई लड़ाई है, तो दे आर सिविल प्रॉब्लम्स. क्रिमिनल्स आर मर्डर्स, थेफ्ट या रॉबरी, नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, या किसी में जाके चोरी चकारी कर ली, दिस आर क्रिमिनल प्रॉब्लम्स. तो उसके अलग अलग जजेस, अलग अलग कोर्ट्स होती हैं. तो सिविल प्रॉब्लम्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका अगेन वापस से वर्डिक्ट अगर किया है तो उसके बारे में हाई कोर्ट फैसला करता है. प्रोटेक्टिंग लॉ एंड ऑर्डर. हाई कोर्ट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट कोर्ट. हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. उसमें सारे स्टेट के अंदर की जितने केसेस हैं उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है. उसमें क्या फैसले दिए गए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आगे कोई एक प्रॉब्लम, एक कोर्ट केस में एक अलग सा, एक विचित्र सा केस आया, उसके अंदर जो सॉल्व हो जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड बना लिया जाता है. तो अगली बार जब लॉ के स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो वो इस केस को भी स्टडी करते हैं कि देखो ये एक ऐसा केस आया था और इस केस के अंदर ये फैसला दिया गया था, सो इसको फॉलो करना, इसी स्टेप्स को फॉलो करना है. सो हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है. डिस्पोजिशन ऑफ या फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, PILs. What is a PIL? Public interest litigation. Public interest litigation can be found by citizens
जब ऐसा लगता है कि कोई भी सिटीजन्स के बारे में कोई प्रॉब्लम हुई, किसी सिटीजन को लगता है कि मेरे स्टेट में ये कुछ एक इवेंट हुआ या कुछ घटना हुई वो सही नहीं हुई, तो वो एक पीआईएल डाल सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उस प्रॉब्लम के बारे में उनका कोई लेना देना नहीं है, ये पर्सनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ सिटीजन और मुझे लग रहा है कि नहीं एजुकेशन में नहीं कुछ बराबर नहीं हो रहा, ये जो स्कूल्स बंद हो रही हैं ये नहीं होना चाहिए था, तो आई एज अ सिटीजन कैन पुट अ पीआईएल इन द कोर्ट सेइंग दैट कि स्टेट के अंदर की ये या मेरी एरिया के अंदर ये जो स्कूल रनिंग्स हो रही हैं ये बराबर नहीं चल रहा है या समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर इज माई ग्रीवेंस, जिसमें मुझे पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। ओके, एज अ सिटीजन मेरे को पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन आई सी एज अ सिटीजन कि नहीं यार ये हमारे स्टेट के बच्चों के लिए सही नहीं होगा, तो मैं सामने से जाके चलो इंटरेस्ट लेके उसके अंदर कोर्ट का ध्यान खींचूँ कि देखिए ये जो हो रहा है ना ये सही नहीं हो रहा, आप इसके खिलाफ कुछ वर्डिक्ट दीजिए। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होते हैं जो एज अ सिटीजन्स उसको कोर्ट में डाल सकते हैं। Since this is not an activity, know this. So let's see this. The judges of the High Court take oath before the governor. Take oath मतलब शपथ लेना। शपथ लेना मतलब कि जब आप कोई जब आप कोई न्यू पोजीशन ज्वाइन करते हैं एज अ ऑफिस में जब आप जाते हो तो आप कोई ओथ नहीं लेते हो। लेकिन जब ये लोग पब्लिक की सेवा करने के लिए जैसे डॉक्टर्स हैं या सोल्जर्स जब वो पहली बार अपॉइंट होते हैं, जब मतलब वो ग्रेजुएशन होकर निकलते हैं, तो इस तरह से ओथ लिया जाता है, शपथ ली जाती है कि हम अपने काम को बराबर ढंग से निभाएंगे। तो जब जजेस को अपॉइंट किया जाता है उससे पहले वो एक शपथ लेने की एक सेरेमनी होती है, उसे वो किसके सामने लेते हैं, गवर्नर उनसे शपथ दिलवाते हैं। लॉयर्स यूजुअली मेक आर्ग्यूमेंट्स इन द हाई कोर्ट, द अक्यूज्ड एंड द प्लांटिफ आर कॉल्ड ओनली इफ नेसेसरी। प्लांटिफ यानी कि अक्यूज्ड यानी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो, और प्लांटिफ यानी कि जिसने आरोप लगाया गया है वो। ठीक है, तो सपोज किसी ने किसी के घर में चोरी कर ली, तो जिसने कोर्ट में केस डाला दैट विल बी अ प्लांटिफ, और जिसके खिलाफ वो केस डाला है दैट विल बी एन अक्यूज। तो ये जो अक्यूज और प्लांटिफ है वो जरूरी नहीं कि कोर्ट में हर बार आए, उनके जो लॉयर्स होते हैं दोनों का अपना अपना कोई ना कोई लॉयर्स होगा, वो आ जाते हैं कोर्ट में और वो दलीलें करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, नहीं ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, तो फिर बाद में सब सुनने के बाद हाई कोर्ट के जजेस फैसला दे सकते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज अ सेशंस कोर्ट। ओके, नाउ लेट्स सी डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट में जो होता है वो है सेशंस कोर्ट। अ केस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, असॉल्ट, असॉल्ट यानी किसी के ऊपर हमला कर देना, मर्डर, फिजिकल इंजरी, किसी को इंजरी कॉज करना, आपने जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाई, और ऑल्टरकेशन इज कंसिडर्ड अ क्रिमिनल डिस्प्यूट। क्रिमिनल यानी कि ये क्राइम समझा जाता है, तो इस तरह की केसेस सेशंस कोर्ट में चलती है। डिस्प्यूट ओवर लैंड, बिल्डिंग और प्रॉपर्टी आर कंसिडर्ड सिविल डिस्प्यूट्स। सिविल डिस्प्यूट्स क्या होती है, लैंड के लिए दो तीन भाइयों में झगड़ा हो रहा है, कोई बिल्डिंग बना दी है किसी दूसरे की जमीन पे, तो उन लोगों ने में फाइटिंग हो रही है, प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा हो रहा है, ये दुकान मेरी है, कोई बोल रहा है नहीं मेरी है। इस तरह की जो डिस्प्यूट्स होती है, झगड़े होते हैं, उसको सिविल डिस्प्यूट्स बोलते हैं। The police registers an FIR. What is the full form of FIR? First information report at the police station when the crime is first reported. That is why it is called first information report. यानी कि जब भी कोई क्राइम होता है सबसे पहले हमें क्या करना है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, बोलेंगे FIR रजिस्टर करो। FIR रजिस्टर करो मतलब कि आपको पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस को बताना है कि देखिए ये इवेंट हुआ है, ये प्रॉब्लम हुई है, उसमें कौन इन्वॉल्व था, आपके हिसाब से कौन कौन इन्वॉल्व था, जो भी आप जानते हैं जो भी है वो आपको सबसे पहले बता देना है। दैट इज द फर्स्ट टाइम जब आप न्याय लेने के लिए पुलिस के पास पहुंचे हैं, सीधे जुडिशियरी में कोर्ट में पहुंचने का हमारा जो रास्ता है दैट गोज थ्रू द पुलिस इफ इट्स अ क्रिमिनल केस या समटाइम्स इन सिविल केसेस ऑल्सो। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अस टू गो फॉर आस्किंग फॉर जजमेंट, नो न्याय मांगने के लिए पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज द FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट व्हेन यू गो टू द पुलिस स्टेशन। लोक अदालत ऑल्सो फंक्शन इन द स्टेट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट्स। स्टेट्स के अंदर लोक अदालत चलती है। अब इसको हिंदी में देखिए, लोक अदालत मतलब अदालत है किसकी, लोगों की। इसमें सम नो प्रोमिनेंट सिटीजन्स जो है वो जजमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस वगैरह हो सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी केसेस होती है जो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है, उसको अब सारे के सारे केसेस कोर्ट में जाने लगेंगे तो कोर्ट के बेचारे जजेस कितना ही देखेंगे, कितने बड़ी स्टेट के अंदर कितने लोग हैं और कितने लोगों की कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं। सो बहुत सारा फिर केसेस पेंडिंग रहती है, तो वो सॉल्व करने के लिए लोक अदालत को बिठाया जाता है ताकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उधर ही निपटा दिया जाए, वो बड़ी कोर्ट तक पहुंचे नहीं। नाउ द मीनिंग ऑफ हेल्थ। Wellness is called health. Health is the state of complete
physical, mental, social, and spiritual well being. Health is not just the absence of diseases or physical weakness. Health is an achievement of physical well being. In order to have a good family and social life, it is important for a person to be in good health first. The holistic development of a country is only possible with healthy human resource. Now we are talking about why ये पूरा जो आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है, क्यों दिया है? Holistic development of a country. What is this called holistic? So many times you write it wrong spelling. WHOLE जो whole होता है ना complete, वो spelling हम लिखते हैं, but HOLISTIC holistic development यानी कि एक देश जो है वो सब तरह से डेवलप करा है। कैसे सब तरह से? मतलब कि उसके सिटीजन्स हैप्पी हैं, उसके सिटीजन्स को सही टाइम पे जो बेसिक नेसेसिटीज है, फूड है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ्टी है, घर है, प्लेस ऑफ शेल्टर है, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर है। ये जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं देश के सारे नागरिकों को एक समानता से मिल रही है। देश के अंदर हर तरह का फैसिलिटीज़ मिल रहा है। अमाउंट पैसे को लेके समृद्धि है, यानी कि पॉवर्टी बिल्कुल कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम है, बहुत कम बच्चे भूखे सो रहे हैं इस देश में, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। इस तरह से सारी चीज़ों में जब हमारा देश को डेवलप करना है, वो होना चाहिए, बट वो कब पॉसिबल होता है? जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स यानी देश के नागरिक, ह्यूमन रिसोर्स कौन है? देश के नागरिक, जब वो खुद हेल्दी होंगे तब ही ये पॉसिबल है कि पूरा देश सही तरीके से तरक्की करे, विकास करे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ हेल्थ? सो द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज वेलनेस। वेलनेस कौन सी इसमें? कंप्लीट, सब तरह से। सी वी कांट से दैट फिजिकली आई एम वेरी वेल, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ। मेरे पास सोसाइटी में हमें ऊपर नीचे या कास्ट के हिसाब से हमें अलग रखा जाता है, रिलीजन के बेस पे अलग रखा जाता है, या हमें लैंग्वेज के हिसाब से, और आई एम अ वुमेन सो आई एम नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज नॉट बीइंग हेल्दी। ओके, इवन इफ यू आर फिजिकली कंप्लीटली हेल्दी, ज़रूरी है कि फिजिकली भी आप हेल्दी हो, मेंटली भी आप हेल्दी हो, आप हैप्पी हो, सोशल इसमें आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, और आप स्पिरिचुअल भी वेल बीइंग हो, अगर आप शांत जीवन जी सक रहे हो। आपका रिलीजन इज नॉट सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज मतलब आप मानसिक रूप से एकदम शांत हो, आप टेंशन में नहीं रहते हो, आपको अपना लाइफ रेगुलेट करना आता है, बैलेंस करना आता है। हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल वीकनेस। इसका मतलब ये नहीं कि खाली अगर कोई बीमारी नहीं है हमें, या हम फिजिकली वीक नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग है तो हम हेल्दी है। नो, हेल्थ इज एन अचीवमेंट ऑफ फिजिकल वेल बीइंग। फिजिकल वेल बीइंग मतलब कि आपके पास, आप खुश भी हैं, आप हेल्दी भी हैं, आपके पास सफिशिएंट पैसा भी है, आप सोसाइटी में अच्छी तरह से, आपको जो बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। In order to have a good family and social life, it is important for a person to be good health, in good health first. I want a good family. Okay, I want a good, very happy, healthy family. But I am only not healthy. तो मेरी फैमिली कैसे रहेगी? भाई मुझे सबसे पहले अपने आप को हेल्दी बनाना है, फिर अगर मैं अपने आप को हेल्दी बना पाऊँ तो मैं एक अच्छी फैमिली को बना पाऊँ, और जब सारी फैमिली सही होंगी तो पूरा सोसाइटी सही होगा, पूरा सोसाइटी सही होगा तो पूरा कंट्री सही होगा। सो एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम वन पर्सन्स गुड हेल्थ। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड हेल्थ? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। इवन यू आर अ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, आप जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जो टीचर हूँ, वी ऑल आल्सो आर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दिस कंट्री। आर वी हेल्दी? आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन। तो हेल्थ के लिए जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो क्या है? पब्लिक हेल्थ सेंटर, स्मॉल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स जो गवर्नमेंट चलाती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ सब सेंटर्स इन रूरल एरियाज, रूरल यानी गांव के अंदर सब सेंटर्स चलते हैं, सिविल हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं बिग सिटीज़ में। आपके भी सिटी में आप जहाँ भी रहते हैं बड़ी सिटी में, आपके यहाँ 100% एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, जिसे सिविल हॉस्पिटल बोला जाता है। और अगर आप किसी रूरल गाँव के इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे भी 100% हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता ही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चे, छोटे बच्चे से लेके, मतलब मदर्स जब वो प्रेग्नेंट होती है तब से लेके उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाता है, बच्चा पैदा होते के साथ। उसके बाद उसकी स्टेजेस होती है, 3 महीने, 6 महीने, अलग अलग वैक्सीनेशन दी जाती है बच्चों को। क्लीनलीनेस कैंपेन्स, जब भी शहर के अंदर या गाँव के अंदर हम अपने नदी नालों को साफ रखना है, रोड्स को साफ रखना है, ये कैंपेन्स चलाती है गवर्नमेंट।
एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को साफ सुथरा पीने का पानी मिलना ज़रूरी है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, यानी कि स्टेट के अंदर एनवायरनमेंट जो है, पेड़ पौधे बराबर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट देना। अब इसका हेल्थ से क्या लेना देना है? मान लो कि उस देश मतलब सिटीज़ के अंदर जो गर्मी बढ़ रही है, या यू मस्ट हैव नोटिस नो राइट नाउ द सिचुएशन इज़ कि हर स्टेट्स में गर्मी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ कटे हुए हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो लोग बीमार पड़ना ज़रूरी, सो दैट अफेक्ट्स आवर हेल्थ। सो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। फैमिली वेलफेयर, अगर देयर आर डिवोर्स केसेस आर टू मच, या बच्चों के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, या ऑर्फन्स आर टू मेनी और उन ऑर्फन्स को प्रॉपरली सेटअप नहीं किया गया है, या वुमेन आर लेफ्ट आउट सो मेनी टाइम्स, या बूढ़े लोगों को नहीं लोग घर में से निकाल देते हैं, तो उनका स्टेइंग फैसिलिटीज और सब चीज़ों को कंट्री थ्रू द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। कंट्रोल ऑन फूड एडल्ट्रेशन, खाने के अंदर मिलावटें। लाल रंग की मिर्ची बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो मिर्ची में कोई टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ लाल रंग डाला हुआ है। हल्दी में सिर्फ येलो कलर डाला हुआ है, उसको कहते हैं अडल्ट्रेशन। दूध के अंदर कुछ मिक्स करके उसको थिक बना देते हैं। मेडिसिन भी आजकल तो कभी कभी नकली आती है। ड्रग कंट्रोल यानी मेडिसिन भी हो सकता है इसमें, जो प्रॉपर ड्रग्स होते हैं उसको भी नहीं अलाउ करना है सिटीज, मतलब अपने सिटीजन्स के लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, यानी कि ऐसी डिजीजेस जो होने से इंसान तुरंत मतलब मौत ही उसका अंत है, ऐसी कोई डिजीजेस हैं तो उनको रोकना है। प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्रीज पीपल्स वेलबींग। जैसे ही बारिश होती है, आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट के लोग वो मॉस्किटोज के लिए हर वक्त छांटते रहते हैं, मेकिंग श्योर डेंगू या मलेरिया के खिलाफ हमेशा एड्स आती रहती है लोगों को जागरूक बनाने के लिए। फैसिलिटी ऑफ 108 इज अवेलेबल फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट। व्हाट इज 108? इज द एम्बुलेंस जो तुरंत पहुंच जाती है, उसके अंदर एक प्रैक्टिसिंग जो मतलब फर्स्ट एड देने के लिए डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, नर्सेज मौजूद होते हैं, और उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल्स ले जाया जाता है। तो ये फैसिलिटीज भी गाँव के अंदर भी अवेलेबल होनी चाहिए। Private health services. Health services are provided to the citizens by private clinics. See, health services सिर्फ government की नहीं होती, private people. That means if you want to become a doctor and you want to take care of the health of the people, definitely you can do that, right? So this is private clinics, private hospitals, trainees and government registered private डॉक्टर्स। कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी है, डॉक्टर्स है ले, बट दे हैव टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट, दे हैव टू शो देयर डिग्री। उनको दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ हम पढ़े लिखे हैं, हमने एमबीबीएस किया है, हमने एमडी किया है, हम लोगों को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन है, वी आर क्वालिफाइड। वो दिखाने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है कि हाँ आप नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल चला सकते हैं, आप सिद्धा चला सकते हैं, आप आयुर्वेदा चला सकते हैं, आप एलोपैथी चला सकते हैं, आप मल्टी स्पेशलिटी बड़ा सा हॉस्पिटल चला सकते हो। There are also large number of private laboratories working to diagnose. If you have ever fallen sick, आपको ये भी पता होगा कि डॉक्टर लैब टेस्ट के लिए बोलते हैं, देन यू गो टू द लेबोरेटरी और खून देकर आते हैं, उसके बाद आपकी रिपोर्ट आती है, राइट? सो दे आर प्राइवेट लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट की अलग होती है, प्राइवेट अपनी अलग होती है। स्पेशलाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर वर्किंग फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा किसी बड़े शहरों में सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल है, सिर्फ हार्ट हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ किडनी हॉस्पिटल्स हैं। So they are called specialized hospitals, right? They are specially trained doctors only for that particular disease or problem related to that body part. हार्ट से हो सकता है, किडनी से हो सकता है, लंग्स से हो सकता है, कैंसर हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। सो दीज आर स्पेशली specialized hospitals. So ये private health services are also there in the states to take care of the citizens' health. हेल्थ एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्पेशल प्लान्स एंड एक्सपेंडिचर टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। ये फंक्शंस जो है नीचे दिए हुए, वो स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि इसको करना है अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को हेल्दी जीवन देने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पुअर थ्रू राशन शॉप्स। हमने पहले भी देखा था राशन शॉप्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटेड शॉप्स, जहाँ पे गवर्नमेंट लोगों को रोज एकदम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करती है, ताकि लोग जो एकदम बहुत पुअर लोग हैं वो भी खाना कम से कम उन्हें अफोर्ड हो सके। वैक्सीनेशन टू कंट्रोल डिजीजेस लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इस तरह की जो डिजीजेस है जो बच्चों में तुरंत फैलती है, उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है। लिकर प्रोहिबिशन, ओके, लिकर यानी कि दारूबंदी जिसे गुजराती में कहते हैं, या तो शराब। कई स्टेट्स में शराब लीगली आप नहीं बेच सकते, गुजरात में, आई थिंक बिहार ऑल्सो, तो उसको प्रोहिबिट किया हुआ है, ओके, मतलब उसे रोका हुआ है। और अगर किसी स्टेट में वो, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में अगर वो खुले में बिक भी रहा है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है उन्हें,
और एक शॉप को एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर लाइसेंस से ही वो चला सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, उसको चेकिंग वगैरह होता है। फूड एडल्ट्रेशन भी ऑलरेडी सॉ कि खाना जो खाने पीने की चीज़ मसालों में, दालों में, सब में जो मिक्सचर आता है दूध में, वो नहीं होना चाहिए। 108 अगेन वी सॉ दिस क्लीनलीनेस ड्राइव, सैनिटेशन, साफ सफाई, generic medicines through Jan Aushadhi Kendra. See what happens is when you go to a shop, a medical shop, and however much they will say कि हमने 10% डिस्काउंट दिया, 20%, आप उस शॉप में से कोई दवाई अगर आपने 200 रुपए में खरीदी है और अगर आप जेनरिक मेडिसिन जो गवर्नमेंट चलाती है मेडिकल शॉप्स वहां से जाके खरीदो तो वो शायद आपको 80 रुपीज में मिल जाए। ये हकीकत है, प्लीज गो एंड चेक आउट। ओके, इफ यू हैव एनीवेयर, वहां पे लिखा होता है जेनरिक मेडिसिन जन औषधि की शॉप्स। ओके, तो इफ यू कैन गो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर बाइंग मेडिसिन यू कैन सी कि आप कौन सी शॉप में जा रही है, इज इट अ प्राइवेट या इज इट रन बाय सम कंपनीज लाइक अपोलो और इज इट अ जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन के सामने जन औषधि लिखा होता है, उसमें जो मेडिसिन आती है वो गवर्नमेंट की कंपनी से बेची जाती है जो बहुत कम दामों पे बिकती है ताकि नॉर्मल लोग भी मेडिसिन को अफोर्ड कर पाए। Planning of health services to control diseases like malaria, jaundice, leprosy, blindness, diabetes, tuberculosis, cancer, etc. ये सारी जो बड़ी बड़ी बीमारियां जिससे ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग हेल्दी नहीं होंगे स्टेट के अंदर हेल्थ के, अगर लोग हेल्दी हैं तो वो खुश रहेंगे, वो काम करेंगे तो इकोनॉमी आएगी, पैसा आएगा तो स्टेट ग्रो करेगा, जो ग्रो करेगा तो लोगों की भलाई होगी। ऑल दिस आर रिलेटेड। सो सबसे पहले तो हमें हेल्दी होना है। Health and government. The planning and management is done by the state government and the central government to maintain good health. अब ये कुछ स्कीम्स के नाम हैं जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है। नाउ दीज स्कीम्स आर रिलेटेड ओनली टू गुजरात स्टेट। मुख्यमंत्री अमृतम माँ योजना, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, मिशन सुखम, बालम सुखम मतलब ये बच्चों के लिए है, ममता सखी योजना, जननी मदर सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा यानी कि माँ और बच्चा दोनों, चिरंजीवी योजना, बाल सखा योजना, खिलखिलाट ड्रॉप बैक योजना, ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, हेमोप्टिसिस, प्राइम मिनिस्टर सेफ मदरहुड कैंपेन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, नेशनल फैमिली प्लान, अटल स्नेह योजना, टॉयलेट्स एंड क्लीनलीनेस कैंपेन, आयुष्मान भारत योजना 2018 में से जो शुरू हुई है। नाउ व्हाट इज दिस खिलखिलाहट ड्रॉप बैक योजना, उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये इस तरह से एक छोटा सा देखिए एम्बुलेंस जैसा है, उसके ऊपर पूरा सा ड्राइंग किया हुआ है। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, द रिटर्न ऑफ अ हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। So now a new arrangement has been made in the government institution to take the mother and the newborn baby home from the government institution after delivery by खिलखिलाट vehicle। तो जैसे ही मतलब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जब एक बेबी बॉर्न होता है तो वो बेबी और मदर दोनों को घर पहुंचाने के लिए ये एक अलग से व्हीकल की योजना बनाई गई है, उसका नाम है खिलखिलाट। खिलखिलाट यानी खुशी, खुशी से हंसना। दिस खिलखिलाट व्हीकल इज अवेलेबल विद सर्टेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। हेल्थ वर्कर्स प्रोवाइड these अवेलेबल सर्विसेज टू लैक्टेटिंग मदर्स। लैक्टेटिंग मदर्स मीन्स जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है। After discharge from the hospital, the mother is given health education as well as counseling for maternal and child health। यानी कि जब वो घर जाए, हॉस्पिटल से बच्चे को लेकर जाए तो उससे पहले उसे हेल्थ कैसे हेल्दी रहना है, उसके बारे में बच्चे को कैसे हेल्दी रखना है उसका पूरा बताया जाता है, उसको काउंसलिंग दी जाती है ताकि खुद भी हेल्दी रहे और बच्चे को भी हेल्दी रहे। Even inside the vehicle, messages of safe child upbringing and vaccination are given to the mother and her accompanying family members through videos। जब वो घर ले जा रहे होते हैं तो उस व्हीकल में भी बच्चे को कैसे सेफ्टी से बढ़ाना है और टाइम टू टाइम कौन से वैक्सीनेशन देने हैं घर उसको बिना किसी प्रॉब्लम के, वो उसकी फैमिली मेम्बर्स और या मदर जो भी है उनको बार बार बताया जाता है। ये स्पेशली रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है। Celebrations of various health days. So we have this as a chart. And Mukhyamantri Amrutam Yama Yojana, family members living below the poverty line। What is below the poverty line? यानी कि एक फैमिली को या एक इंसान को दिन भर में जितना ज़रूरी है कि जिससे वो अपने खाने पीने का अपने रहने का बंदोबस्त कर सके, जितनी अमाउंट ज़रूरी है उसका एक लिमिट होता है कि ये इतना, से मान लीजिए 50 रुपये है एक इंसान को दिन का 50 रुपये, तो 100% होना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी को उतना भी नहीं मिल रहा तो दैट इज कॉल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। रूरल में उसका नंबर अलग होता है, अर्बन में अलग होता है क्योंकि शहरों में चीज़ें कॉस्टली ज़्यादा होती है।
and in rural and urban areas of all districts of Gujarat and members of a family with an annual income of rupees 4 lakhs or less. Maximum 5 persons are included. Now इस योजना में कौन कौन रहते हैं? फैमिली मेंबर्स, जिसका जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिलीज है उसमें, जो गांव में भी हो सकती है, शहर में भी हो सकती है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के गुजरात के, और ऐसी फैमिली जिसका एनुअल इनकम 4 लाख से 4 लाख या 4 लाख से कम है, और उस फैमिली में मैक्सिमम 5 पर्सन होने चाहिए। यार 10 पर्सन, 10 लोग भी है तो सोचना पड़ेगा। सो 4 लाख का इनकम और मैक्सिमम उस परिवार में 5 लाख होने चाहिए। 5 लाख तक लोगों को सहायता मिलती है। दिस इज अ प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट पैकेज फॉर हार्ट, ब्रेन, किडनी, कैंसर्स, बर्न्स, neonatal diseases and serious injuries. The beneficiaries receive medical treatment at contracted हॉस्पिटल। तो इन लोगों को, अगर आपके पास माँ कार्ड, ऐसा बोलते हैं गुजरात में माँ कार्ड, आपको उस योजना में अपना नाम लिखवाना पड़ता है। उसके बाद आपको, अगर आप एलिजिबल है तो आपको वो कार्ड मिलता है। उस कार्ड को जब भी आप किसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, अगर कोई ऐसी फैमिली है, देखिए जिनका इनकम ही 4 लाख से नीचे ही है साल भर का, वो जाते हैं हार्ट हॉस्पिटल में। हार्ट हॉस्पिटल में तो एक बार के ऑपरेशन का खर्चा ही 4 लाख हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे? सो इस योजना के तहत उनको कंसेशंस मिलते हैं, उनको हेल्प मिलती है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज अ हेल्थ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 अप्रैल। द मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन क्यों किया इस योजना को? हेल्थ इंश्योरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर पीपल, बीपीएल होल्डर, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन लेवल, सॉरी। सो बिलो पॉवर्टी लेवल जो लोग होते हैं, अब ये इंश्योरेंस होता है जिसके पास, जो फैमिलीज के पास पैसा है सेविंग्स करने के लिए, वो अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, मतलब कि वो प्रीमियम भर पाते हैं। तो इन लोगों के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस, जो खुद नहीं ले पाते, इकोनॉमिकली वीकर है, मतलब कि उनके पास उतना अमाउंट नहीं है, कमाई उतनी नहीं है, उन लोगों को इस योजना के अनुसार इंश्योरेंस मिलता है। अंडर दिस स्कीम अप टू 5 lakhs कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस विल बी मेड अवेलेबल टू एवरी फैमिली। तो हर फैमिली को 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। 10 करोड़ बीपीएल फैमिलीज, अबाउट 50 करोड़ पीपल विल बी बेनिफिटेड। ये गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है। जब कोई योजना लॉन्च करते तो ऐसे ही नहीं कर देते, वो एक सोच के करते हैं कि किसके लिए है, कितने लोगों, इस स्टेट में कितने, उस स्टेट में कितने, टोटल पूरे देश भर में कितने लोगों को इसमें बेनिफिट मिल सकता है। इस स्कीम को कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आयुष्मान भारत योजना। वन इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एंड कल्याण केंद्र। You need to know this also. Ahmedabad Civil Hospital is the largest hospital in Asia. Wow. This hospital was established in 1841. The hospital has excellent facilities for the treatment of heart, kidney, cancer, and other serious diseases. Okay, so now we have come to the end of this chapter. I hope the chapter is very clear to you. And if you go through all the 3 parts and get it clear, if you have any doubts, you can put it as a comment and I'll try to clear off your doubts. So, see you again with the next chapter. All the best and thank you.